यस, आवाज आ रही क्या? देखो एक बार चेक करो एवरीबॉडी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? देखो। आवाज आ रही है? रिप्लाई करो। आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, शुरू करते लेक्चर। सेकंड चैप्टर शुरू करें। चैप्टर नेम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अनदर वन an important chapter of physical chemistry, that is ionic equilibrium। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो इससे रिलेटेड ही चैप्टर है 11th के सिलेबस में, दैट इज नथिंग बट द केमिकल इक्विलिब्रियम। किसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का अगर रेट सेम है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का अगर रेट सेम है, देन रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम आ गया तो आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। कहां पर है? इक्विलिब्रियम में। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होता है। सिमिलर वन कंसेप्ट अगर आप डिसोसिएशन में अप्लाई करते हो, मतलब जिसमें आयंस बनते हैं, वहां पर अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल समझो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी सुना होगा, वीक बेस है जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होता। अगर NH4OH डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पर बना देगा, क्या बना देगा? NH4+ OH माइनस। ओके, अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल है और ये आयंस है। अब फॉरवर्ड अगर जा रहा है प्रोसेस तो डिसोसिएशन हो रहा है, अब बैकवर्ड अगर आ रहा है तो ये आयंस जो है ये कंबाइन हो रहे हैं। जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होगा, मतलब डिसोसिएशन का और कॉम्बिनेशन का रेट जहां पर सेम आएगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम। Ionic equilibrium is a chemical equilibrium found in the dissociation of weak electrolyte। किसके डिसोसिएशन में? वीक इलेक्ट्रोलाइट में के डिसोसिएशन में अगर इक्विलिब्रियम मिला, केमिकल इक्विलिब्रियम मिला, तो उस केमिकल इक्विलिब्रियम को ही बोलते हैं क्या? आयोनिक इक्विलिब्रियम। बात को समझो, इट रिलेटेड विद द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, आराम से देखो, वापस इस पार्ट की तरफ हम आने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या। आराम से, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। द सब्सटेंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन परमिट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और एक टर्म आपने इससे रिलेटेड सुना होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो इलेक्ट्रोलाइट, और नहीं पास हुई तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दैट्स ओनली द कंसेप्ट। इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, पास अगर हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो एवरीबॉडी, इस इलेक्ट्रोलाइट के दो प्रकार है। कौन कौन सा? पहला इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है
वीक इलेक्ट्रोलाइट, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएशन करता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएशन करता है, पूरा डिसोसिएट होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? डज नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, और यू मीन से इट अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन। कौन सा डिसोसिएशन? पार्शियल डिसोसिएशन। ओके, आराम से। मतलब इसका डिसोसिएशन पूरा नहीं होता। जिसका डिसोसिएशन पूरा नहीं होता वो इलेक्ट्रोलाइट। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। मैं टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्यों पास होती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ओके, आयंस कब होंगे? जब किसी भी सब्सटेंस का डिसोसिएशन होगा। ओके, अब डिसोसिएशन पूरा भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, या पार्शियल डिसोसिएशन भी हो सकता है। हाँ, जिसका डिसोसिएशन ही नहीं होता वो अलग, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रोलाइट्स में जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है उसमें भी दो प्रकार है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, while weak electrolyte does not undergo complete dissociation, means it undergo partial dissociation। जैसे देखो, समझने की कोशिश करो। मैंने समझो HCl लिया, सुना हुआ है सबने, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये 100% डिसोसिएट होता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, अब इसके जगह पे अगर मैंने HCN लिया, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, मतलब ये कभी भी पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका डिसोसिएशन हमेशा रिवर्सिबल बनाएंगे, बताएंगे ना, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो यहां पर बनेगा क्या बेटे? H प्लस प्लस Cn माइनस। कंसेप्ट समझो, ये सिंगल एरो है मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन है, ये डबल एरो है मतलब पार्शियल डिसोसिएशन है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इसमें जा रहा है। अब जब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो उसमें आपको मिल सकता है इक्विलिब्रियम। क्या मिल सकता है? इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम जो है, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं आयोनिक। कंसेप्ट समझो, मैं अभी भी डेफिनेशन में ही हूं, किसके? आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या बताया था मैंने? आयोनिक इक्विलिब्रियम इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके, ऑब्टेन बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड इट्स आयंस। लेकिन ये कब होगा? जब वो इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो 100% डिसोसिएट हो रहा है ना, क्योंकि प्रोसेस सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है। और अगर प्रोसेस सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है तो देयर इज अ नो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के लिए प्रोसेस फॉरवर्ड भी जाना चाहिए और बैकवर्ड भी आना चाहिए। दोनों डायरेक्शन में जहां पर होगा वो है ये वाला पार्ट। दोनों डायरेक्शन में जहां पर होगा वहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, और उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे क्या बच्चों? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, समझ में आ रहा है क्या? देखो, समझ में आ रहा है क्या? देखो, आयोनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में होता है। पहले यह बात दिमाग में फिट रखो। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी आता है, तो उसमें इक्विलिब्रियम होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं। ओके, हाँ। अब इसके बेसिस पर यहां पर और एक टर्म है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, किसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? देखो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर से एक बार, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, कहां पर? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट कैसा है? सेम। कितना डिसोसिएट हो गया उसको हम बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान देना एवरीबॉडी। मैंने क्या कहा अभी अभी? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो अंडरगो डिसोसिएशन
अंडरगो डिसोसिएशन। कहां पर? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए सिंबल दिया जाता है। क्या सिंबल देखो इसके लिए? अल्फा। फॉर्मूला क्या है? जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ वन, मतलब हम ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अंडरगो डिसोसिएशन, अंडरगो डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली। शुरू में कितने मोल थे और उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हो गए, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल, इन दोनों का रेशियो। हाँ, इसमें और एक टर्म ऐड कर सकते, परसेंट अल्फा, मतलब इसका ही परसेंटेज लेना है। परसेंटेज लेना है तो इसको सिर्फ हम क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 किया तो हमें मिल जाएगा कि कितना परसेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। देखो, परसेंट अल्फा इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला, अल्फा इंटू 100। याद रखो ये फॉर्मूला, हम आज जब न्यूमेरिकल लेंगे लास्ट में, तब आपको ये यूज करना होगा। ओके, देखो आराम से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझो, मैंने कहा अभी अभी मैंने HCN लिया था। इमेजिन करो HCN के मैंने 10 मोल लिए और उसमें से 4 मोल डिसोसिएट हो गए। 4 मोल डिसोसिएट हो गए, तो इसका अल्फा कैसा निकालेंगे? 4/10। 4/10 मतलब कितना? 0.4। परसेंट अल्फा निकालना है तो कैसा निकालेंगे? 0.4 इंटू 100, या आप बोल सकते हो 4/10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा कितना बेटे? 40%। कंसेप्ट समझो, ये किस में कंसिडर कर रहे हैं हम? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अल्फा यूज ही करना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा 1 आ जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो तो 100% डिसोसिएट होता है। जैसे मैंने HCl लिया, सुना है आपने? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इसके अगर 10 मोल लिया आपने HCl के, तो 10 में से 10 डिसोसिएट हो जाएंगे। मतलब अल्फा निकालेंगे तो ऐसा निकालेंगे ना, 10/10, 10 या कितने भी ले लो आप, 4 भी लिए तो 4 में से 4, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी 1, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी लेस देन 1। 1 से कम आएगा अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चैप्टर है नहीं इक्विलिब्रियम, पहले समझो। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन करने के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन, या 100% तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके डिसोसिएशन का स्टडी करने के लिए ये चैप्टर हम देख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से कंसेप्ट हो रहा है, मतलब कैसे हम ये इनिशियल टर्म देखते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट इज मीन बाय आयोनिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज मीन बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर ये एक कंसेप्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब अगला पार्ट है। अगले पार्ट में हम एसिड और बेस की बात करने वाले हैं। एसिड और बेस, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज का इस्तेमाल किया गया है। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज का यूज किया गया है। वो कौन कौन सी थ्योरी है वो अभी अगले कंसेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या कंसेप्ट है देखो। अब इसमें यहां पर बेसिकली 3 थ्योरीज है जो एसिड और बेस के डेफिनेशन बताते हैं। इसमें से पहली जो थ्योरी है वो है आरेनियस थ्योरी।
कौन सी थ्योरी? आर्हेनियस थ्योरी। किसे बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी? देखो, हाँ, आर्हेनियस थ्योरी डिफाइन करती है एसिड एंड बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन ओनली। कौन से सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन ओनली। सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये एसिड और बेस को डिफाइन करने वाला थ्योरी है। ओके, आराम से। किससे बोलता है आर्हेनियस थ्योरी? एसिड। देखो, acid is a substance which can donate H plus ions, which can donate H plus ion, while base is a substance which can donate OH minus ions. फिर से एक बार मेरे तरफ ध्यान देना, जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे रहा है, क्या दे रहा है? H प्लस आयन, उसको हम बोलेंगे क्या? एसिड। और जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बेस। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मैंने कहा कि HCl है, H प्लस दे रहा है, उसके बाद H2SO4 है, H प्लस दे रहा है, HNO3 है, H प्लस दे रहा है। तो जितने भी सब्सटेंस H प्लस दे रहे हैं वो सब एसिड है। जो OH माइनस दे रहे हैं लाइक NaOH, ओके, KOH, आराम से समझिए। The substance which can donate the H plus ion is acid, and the substance which can donate the OH minus ion is a base. एकदम सिंपल कंसेप्ट है। सिर्फ कंसेप्ट का या थ्योरी का ड्रॉबैक ये है, थ्योरी एसिड और बेस के डेफिनेशन बता रही है ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के बारे में ही बताएगा। ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में या प्योर फॉर्म में कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, इसके बारे में नहीं बताएगा। ओनली इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में या प्योर फॉर्म में ये थ्योरी काम नहीं करता। हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला थ्योरी है। किसी को भी अगर आप पूछेंगे एसिड किसको बोलते हैं, तो आंसर आएगा जो H प्लस डोनेट करता है वो एसिड, जो OH माइनस डोनेट करता है वो बेस। ओके, लेकिन कंसर्न क्या है, कंसेप्ट क्या है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए या प्योर फॉर्म के लिए ये थ्योरी काम नहीं करता। ओके, और एक ड्रॉबैक है इस थ्योरी का कि जो भी सब्सटेंस एसिड है लेकिन उसमें H प्लस आयन नहीं है, उस सब्सटेंस के बारे में ये थ्योरी ने नहीं बताया कि व्हाई दे आर एसिडिक। जैसे देखो, BCl3 हो गया, BeF2 हो गया, ये जो सब्सटेंसेस है ये एसिडिक है। मतलब उसका अगर आप कैलकुलेशन मतलब पीएच चेक करेंगे तो वो एसिड के हिसाब से आएगा। ओके, एसिड का पीएच कितना होता है? लेस देन 7। वैसा अगर आप लिटमस टेस्ट करेंगे, अदर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो एसिड के हिसाब से, लेकिन इसमें H प्लस आयन नहीं है। देन व्हाई दे आर एसिडिक? नॉट एक्सप्लेन बाय द आर्हेनियस थ्योरी। या और एक कंपाउंड है, वेल नोन कंपाउंड आपने जरूर सुना है, अमोनिया, दैट इज NH3। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, या प्राइमरी अमाइन आप कंसिडर करो, सेकेंडरी अमाइन आप कंसिडर करो, ये जो डेरिवेटिव है अमोनिया के ये बेसिक है। व्हाई दे आर बेसिक? नॉट एक्सप्लेन बाय द आर्हेनियस थ्योरी, क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी तो बता रहा है बेस में OH होना चाहिए, और मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि NH3 बेस है और NH3 में तो OH माइनस नहीं है, तो फिर भी वो बेस कैसा है? नॉट एक्सप्लेन बाय द आर्हेनियस थ्योरी। ओके, तो ये ड्रॉबैक है आर्हेनियस थ्योरी। होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ रहा है तो रिप्लाई दो। सिर्फ याद रखना है आर्हेनियस थ्योरी एसिड और बेस की तो डेफिनेशन बता रहा है, बट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन प्योर फॉर्म और नॉट इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, कुछ ड्रॉबैक भी मैंने बताए। उस एसिड का एसिडिक नेचर इसने नहीं बताया जिसमें H प्लस ही नहीं है, ना ही बेस का बेसिक नेचर बताया जिसमें H प्लस नहीं। ओके, दैट्स ऑल। अब और एक थ्योरी है, सेकंड थ्योरी है इसके अंदर, और वो है लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी क्या है? लेविस थ्योरी देखो, लेविस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या लेविस थ्योरी? आराम से देखो, इस थ्योरी ने
एसिड और बेस के डेफिनेशन दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, आराम से। अब ये थ्योरी बताता है जो सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो है लेविस बेस, और जो सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो है क्या, एसिड। आराम से। The lone pair donor, the lone pair donor are Lewis base, and the lone pair acceptor are Lewis acid. जो सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो कौन है, बेस। अब जिसके पास लोन पेयर होगा वो लोन पेयर डोनेट करेगा, जिसके पास लोन पेयर लेने के लिए वैकेंसी होगी, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जैसे देखो, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। समझो BF3 है, कौन है, BF3 केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ कंपाउंड है, इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोरॉन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 3 to the 6, मतलब इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगर इसकी मुलाकात हो गई अमोनिया के साथ, मतलब NH3 के साथ, तो NH3 के पास एक लोन पेयर है ना, तो NH3 का ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर बोरॉन के साथ शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है, शेयर। ओके, आराम से। अगर लोन पेयर का शेयरिंग हो गया, अगर लोन पेयर का शेयरिंग हो गया तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट। इसीलिए ये जो NH3 है, जो अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है किसके साथ, बोरॉन के साथ, तो इसको बोलेंगे लेविस बेस। ओके, एंड ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये कौन है, लेविस एसिड। आराम से। बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो सिंपली बोलना है द सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू में से शेयर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम इज कॉल्ड एज लेविस बेस। ओके, एंड व्हिच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द शेयरिंग, देन इट इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। ओके, हाँ, अगर आपको ऐसा पूछा गया एग्जाम्पल के फॉर्म में कि दिए हुए सब्सटेंस में कौन लेविस एसिड है या कौन लेविस बेस है, सिर्फ याद रखना है लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। एंड लेविस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, पुअर होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। अगर एमसीक्यू में एग्जांपल में अगर पूछा गया तो, अगर बोर्ड के लिए पूछा गया तो एक थ्योरी मतलब डेफिनेशन लिखो। ओके, उसके बाद एग्जांपल देना होता है, तो एग्जांपल के लिए एग्जांपल आपके पास फिक्स है, ये एग्जांपल दे दो, कंसेप्ट खत्म। 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, अगला कंसेप्ट है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है, और वो थ्योरी है लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, सॉरी, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। ओके, ये जो लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी है, दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटॉनिक थ्योरी। कौन सा थ्योरी, प्रोटॉनिक थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी प्रोटॉन एक्सचेंज पे डिपेंड है। प्रोटॉन मतलब क्या रे बच्चों, H प्लस आयन। प्रोटॉन मतलब क्या, H प्लस आयन। H प्लस आयन के एक्सचेंज के ऊपर ये थ्योरी डिपेंड है, इसलिए इस थ्योरी को प्रोटॉनिक थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि H प्लस आयन को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। तो देखो, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। अब ये थ्योरी क्या बोलता है, देखो, acid is a substance which can donate proton। प्रोटॉन मतलब क्या कहा मैंने, H प्लस। एंड बेस इज अ सब्सटेंस
बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट, क्या रे बेटे, H प्लस आयन। जो H प्लस दे सकता है वो कौन, एसिड। जो H प्लस ले सकता है वो कौन, बेस। फिनिश कंसेप्ट। ओके, एसिड इज अ सब्सटेंस which can donate the H plus ion, while base is a substance which can accept the H plus ion। जो H प्लस दे सकता है वो एसिड, और जो H प्लस ले सकता है वो कौन, बेस। हाँ, अब देखो, हर थ्योरी अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कंपाउंड एक्सप्लेन कर रही है, उसको मिक्स मत करो। ओके, अगर आप इन तीनों थ्योरी की बात करेंगे तो तीनों अलग अलग ढंग से एसिड और बेस एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा सुपेरियर है, कौन सा लोअर है, ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। तीनों थ्योरी अपने अपने जगह पे सही है। ओके, कॉन्सेंट्रेट। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, सुनो एवरीबॉडी। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास HCl है। अब इस HCl ने अगर H प्लस दे दिया तो Cl माइनस बचेगा। Cl माइनस ने ये H प्लस डोनेट, सॉरी, HCl ने H प्लस डोनेट करने के बाद Cl माइनस बनाया। तो ये जो HCl है वो H प्लस डोनर है ना, H प्लस डोनर है, मतलब ये कौन है, एसिड। ऐसा ही कोई सब्सटेंस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा ही कोई सब्सटेंस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, देखो मैंने ऐसा लिखा, ये NH3 है। NH3 ने अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा क्या रे बेटे, NH4 प्लस। क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। मतलब NH3 को आप बोलेंगे क्या रे बेटे, बेस। क्यों बेस बोल रहे हैं NH3 को, बिकॉज इट एक्सेप्ट द H प्लस आयन, which donate the H plus ion is acid, which accept the H plus ion is a base। कौन H plus ion एक्सेप्ट कर रहा है और कौन डोनेट कर रहा है इसके बेसिस पर। हाँ, आप अगर रैंडमली सोचेंगे कि सर कौन ऐसा हो सकता है कि जो H प्लस देगा, हम बोलेंगे जिसके पास है वो देगा। मतलब ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो एसिड है। ऐसा कंपाउंड ढूंढो कि जो उस H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। अब H प्लस को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, एक तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नहीं तो लोन पेयर होना चाहिए। ओके, ऐसा अगर है तो हम उसको बोलेंगे बेस। जो डोनेट कर रहा है वो एसिड, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस। फिनिश कंसेप्ट। 3 थ्योरी बताया अभी तक। कौन सा, आरएनएस थ्योरी बताया पहला, वो एक्वस सॉल्यूशन में है। वो क्या बता रहा है, अगर सब्सटेंस H प्लस देता है इन एक्वस सॉल्यूशन देन एसिड, डोनेट OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन देन बेस। लेविस थ्योरी, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेविस बेस, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेविस एसिड, डोनेट H प्लस आयन, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, एक्सेप्ट H प्लस आयन, लोरी ब्रोंस्टेड बेस। ओके, तीनों थ्योरी अलग अलग है, तीनों का अपना अपना कंसेप्ट है। हाँ, ये कोरिलेटेड भी है या ओवरलैप भी है कुछ डेफिनेशन, लेकिन बोर्ड के लिए अगर लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब इस थ्योरी में और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। HCl ने H प्लस दिया तो Cl माइनस बन गया। अब सोचो अगर यही रिएक्शन रिवर्स होता है तो, मतलब ये जो Cl माइनस है, अगर इसने वो H प्लस ले लिया तो फिर से HCl बना देगा कि नहीं। मतलब एसिड से ऐसा आयन बनता है जो H प्लस ले सकता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एसिड से बेस बन रहा है। एसिड से क्या बन रहा है, बेस, कॉन्सेंट्रेट। मतलब HCl अगर एसिड है तो Cl माइनस जो है वो तो बेस है। तो ऐसा जो एसिड और बेस का पेयर होता है जो H प्लस के एक्सचेंज से बनता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और एक डेफिनेशन जो बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सुन लीजिए, मैं यहाँ पर अलग से वापस अपन और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ओके, आराम से। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस form from each other by loss
और गेन ऑफ H प्लस आयन। लॉस या गेन ऑफ H प्लस आयन से एसिड और बेस का जो पेयर बनेगा, क्या बनेगा? पेयर, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, HCl एसिड है, H प्लस दे रहा है, बट उससे जो Cl माइनस बना वो H प्लस ले रहा है। मतलब इस एसिड का HCl का कॉन्जुगेट बेस है कौन? Cl माइनस। HCl का कॉन्जुगेट बेस है कौन? Cl माइनस। एसिड ने अपने से बनाया हुआ दूसरा वाला आयन जो है, जो बेस काम कर रहा है, उसको बोलते कॉन्जुगेट बेस। अब इधर देखो उल्टा, ये बेस है NH3, NH3 ने H प्लस लिया तो NH4 प्लस बन गया। अब यही प्रोसेस उल्टा देखो, NH4 प्लस अगर डिसोसिएट हो गया तो क्या बन जाएगा? NH3। मतलब अगर प्रोसेस को उल्टा देखेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे ना कि NH4 प्लस जो है वो H प्लस डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है मतलब ये काम कर रहा है ना, क्या? एसिड। ओके, तो ये याद रखना है कि बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। फिनिश कंसेप्ट। ओके, अब यही यहां पर हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे। जैसे देखो, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। जैसे इधर और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, HCl अगर H2O के साथ गया, एक रिएक्शन कर रहे एवरीबॉडी, तो HCl अपना H प्लस देगा, फिर इधर बन जाएगा Cl माइनस, और वो वाटर जो है, वाटर के पास जो ऑक्सीजन होता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना, अगर लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर बन जाएगा क्या बेटे? H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। आराम से समझिए। अब ये जो HCl है, H प्लस डोनर है, मतलब ये एसिड है। H2O जो है वो H प्लस एक्सेप्टर है, मतलब क्या है? बेस है। बात को समझिए। अब HCl ने अगर H प्लस दे दिया तो Cl माइनस एंड H3O प्लस बना। अब इसी प्रोसेस को उल्टा देखो, H3O प्लस H प्लस देगा और Cl माइनस एक्सेप्ट करेगा, मतलब Cl माइनस बेस है, एंड H3O प्लस जो है वो अब एसिड है। ये देखो बच्चों, HCl का पेयर है Cl माइनस, तो H2O का पेयर है H3O प्लस। ओके, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस और H2O का कॉन्जुगेट एसिड कौन? H3O प्लस। समझेगा? देखो, सिर्फ समझना है H प्लस का ट्रांसफर कैसे होता है, कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर है, यही बात हमें समझनी है। ओके, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो ताकि मैं समझ सकूं कि आप भी समझ रहे हैं। ओके, जैसे देखो और एक रिएक्शन में लेता हूं। अब यही H2 अगर NH3 के साथ रिएक्ट हुआ, अब NH3 जो होता है वो बेस होता है जनरली, मतलब H प्लस एक्सेप्ट करता है। अब देखो बच्चों, NH3 ने अगर H प्लस एक्सेप्ट किया तो NH4 प्लस बन जाएगा, वाटर ने H प्लस दिया मतलब बचेगा OH माइनस। अब देखो, NH3 बेस है और H2O जो है वो एसिड है यार। ओके, हाँ, एट द सेम टाइम उल्टा अगर रिएक्शन देखेंगे तो NH4 प्लस जो है, देखो NH4 प्लस H प्लस दे रहेगा अभी OH माइनस को, मतलब NH4 प्लस जो है वो एसिड है, और OH माइनस जो है वो कौन है? बेस है। मतलब रिएक्शन उल्टा हो रहा है, प्रोसेस उल्टा हो रहा है। एसिड जो था उससे बेस बन गया, बेस जो था उससे एसिड, NH3 से NH4 प्लस बन गया, H2O से OH माइनस बन गया। ऐसा देखिए, इसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा। इधर वाटर जो है HCl के साथ बेस है, और इधर वाटर जो है NH3 के साथ एसिड है। मतलब वाटर जो है वो डुअल बिहेवियर कर रहा है। कभी या जैसे पहले वाले रिएक्शन में वो बेस का काम कर रहा है, तो सेकंड वाले रिएक्शन में वो एसिड का काम कर रहा है। समझने की कोशिश करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वाटर डबल नेचर बता रहा है, एसिड एज वेल एज बेस, एंड such substances are called as amphoteric substances। क्या बोलते हैं इसको? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या? जो एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। आराम से फिर से एक बार, जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस,
और जो दोनों कर रहा है वो उसको क्या बोलेंगे वीर? एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। न्यूट्रल अलग होता है। न्यूट्रल मतलब एसिड भी नहीं, बेस भी नहीं, वो न्यूट्रल। एंड एसिड भी है और बेस भी है, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक। तो ये जो वाटर है ना, ये यहाँ पर एम्फोटेरिक। कंसेप्ट समझो। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने और एक आयन लिया, समझो मैंने OH माइनस लिया। सोच के देखो, अब इसके पास निगेटिव चार्ज है, अगर इसको H प्लस मिला तो ये H2O बना देगा, और इसी OH माइनस ने अगर H प्लस डोनेट कर दिया तो इधर O2 माइनस बन सकता है कि नहीं? मतलब ये OH माइनस क्या है? एम्फोटेरिक। जो सिर्फ डोनेट कर सकता है H प्लस आयन, वो एसिड। जो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो कौन? बेस। सॉरी, जो डोनेट भी कर सकता, जो डोनेट करेगा वो एसिड। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट दिया मैंने, वापस समझा रहा हूं। अगर H प्लस डोनेट करता है तो वो एसिड, एक्सेप्ट करता है तो वो बेस, और दोनों करता है तो वो एम्फोटेरिक। दोनों नेचर जिसके पास है, एसिड भी है और बेस भी है, तो उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। क्लियर? कोई दिक्कत होगी तो पूछो। थ्योरी खत्म हो गई। 3 थ्योरी हमने डिस्कस किया। पहला थ्योरी था आर्रेनियस थ्योरी, सेकंड वन थ्योरी था लेविस थ्योरी, एंड थर्ड वन था लोरी ब्रोनस्टेड थ्योरी, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटॉनिक थ्योरी। ओके, कोई दिक्कत होगी तो पूछो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अगला कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट क्या है देखो, अगले कंसेप्ट में हम एसिड और बेस का डिसोसिएशन समझने वाले। एसिड और बेस का डिसोसिएशन समझने वाले मतलब क्या करने वाले देखो, अगेन हम क्या करने वाले हैं, जो हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा था ना, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैसा एसिड के बारे में भी और बेस के बारे में भी कंसेप्ट है। आराम से देखो। जैसे पहला कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, दूसरा कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। आराम से समझिए। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे हम? ऐसा एसिड जो कंप्लीट डिसोसिएट होता है, कंप्लीट डिसोसिएट होता है। ओके, एंड गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन, एसिड विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। ओके, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है ना कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। ओके, जैसे मैंने इधर स्ट्रॉन्ग बेस लिखा, तो मैं इधर भी वही बोलूंगा, द बेस विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड गिव्स मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन, ज्यादा OH माइनस देगा वो बेस, ज्यादा H प्लस देगा वो एसिड। कंसेप्ट समझो। हमें भले ही 3 थ्योरी मालूम है, सिलेबस में 3 थ्योरी दी है, लेकिन आगे का जो चैप्टर है वो डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ आर्रेनियस थ्योरी के ऊपर। मतलब यहाँ पर बात नहीं की जाएगी लेविस थ्योरी या लोरी ब्रोनस्टेड थ्योरी, हम मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे ओनली आर्रेनियस थ्योरी का। ओके, तो अभी आगे चैप्टर में हमें एसिड मतलब क्या, जो H प्लस दे रहा है, बेस मतलब क्या, जो OH माइनस दे रहा है। ओके, फिर से वापस आते, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब कंप्लीट डिसोसिएट होगा। और एसिड है ना, तो डिसोसिएशन होने के बाद क्या देगा? H प्लस आयन। तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, जो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, लेकिन क्या देगा? OH माइनस। याद रखो, दोनों भी कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आप देखेंगे तो 2 एग्जांपल याद रखने हैं, एक NaOH और एक KOH। स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr एंड HI। ओके, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहला एसिड है HClO4, इसको परक्लोरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4, ये तो सबने सुना होगा,
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 6 एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एमसीक्यू में 2 साल पहले ऐसा पूछा गया था कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HClO4 परक्लोरिक एसिड। अभी रिसेंट क्वेश्चन है, ओके, बोर्ड में ये हमें पूछा गया था, ठीक है, आराम से। अब दूसरा कंसेप्ट सुनो। दूसरा कंसेप्ट है वीक बेस का, वीक बेस, ओके। अब इधर एसिड लिखा है ना हमने, वीक एसिड, तो इधर लिखेंगे क्या रे बेटे, वीक बेस, आराम से। जैसे स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वैसे हम यहां पर वीक में बोलेंगे कि ये पार्शियल डिसोसिएशन कर रहा है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कर रहा है। अब सीधी बात है, जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करेगा, ओके, 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, उसके आयंस कम होंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो मोर नंबर ऑफ आयंस होते हैं, तो वीक में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें लेस नंबर ऑफ आयंस होंगे। खत्म कंसेप्ट, प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ आयंस, ओके। अब रही बात सर इसके एग्जांपल कौन कौन से, आराम से सुनो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल याद रखो, ये छोड़कर कोई भी अदर एसिड और बेस अगर आपने कंसीडर किया तो वीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें नहीं आया, ऐसे एक एसिड में लिखता हूं HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, ओके, उसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड COOH टेकन ट्वाइस। जो स्ट्रॉन्ग में नहीं आया ना, स्ट्रॉन्ग में नहीं आया वो एसिड कैसा है, वीक एसिड। वो 100% डिसोसिएट हो रहा है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है, नहीं हो रहा है मतलब ये वीक एसिड है। फिनिश कंसेप्ट। जो 100% डिसोसिएट हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग। सेम यहाँ पर बेस में हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए MgOH2 लिया या LiOH लिया या AlOH3 लिया, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस है ना कि जो स्ट्रॉन्ग बेस के लिस्ट में नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिस्ट में नहीं है मतलब वो कौन है, वीक बेस। खत्म। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, जो 100% डिसोसिएट हो रहा है। वीक बेस मतलब क्या, जो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। दोनों भी क्या बना रहे, OH माइनस। स्ट्रॉन्ग बेस में मोर नंबर ऑफ OH माइनस मिलेगा क्योंकि 100% डिसोसिएशन, लेकिन वीक के अंदर अगर आप देखेंगे तो कम OH माइनस मिलेगा क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं है। सेम आप इधर भी बता सकते हो डेफिनेशन। सिर्फ एसिड का डेफिनेशन बता रहे हो तो H प्लस आयन बोलना है, बेस का डेफिनेशन बता रहे हो तो OH माइनस बोलना है, स्ट्रॉन्ग बता रहे हो तो कंप्लीट डिसोसिएशन बोलना है, वीक बता रहे हो तो पार्शियल डिसोसिएशन बोलना है। खत्म कंसेप्ट। ओके, समझ में आ रहा है क्या, देखो ओके, क्लियर है। अब इसमें और एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड। अभी मैं वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ओके, दोनों भी। अभी देखो स्ट्रॉन्ग के बारे में ये डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं शुरू में ही कहा कि स्ट्रॉन्ग में 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि वहां पर स्टडी करने जैसा कुछ नहीं बचा। ओके, जैसे देखो एवरीबॉडी, मैंने यहां पर एक एसिड कंसीडर किया, वीक एसिड H, वीक एसिड है, ये डिसोसिएट हुआ। वीक एसिड अगर डिसोसिएट हुआ तो इधर बनेगा ये माइनस विद द लिबरेशन ऑफ H प्लस। ओके, अब इसका मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट देना है। सबसे पहले समझो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ concentration of product to the concentration of reactant at the equilibrium point। अभी ये आयोनाइजेशन है, डिसोसिएशन है, इधर प्रोडक्ट मतलब आयंस एंड रिएक्टेंट मतलब मॉलिक्यूल। अगर हम इसका डिसोसिएशन देंगे तो हम ऐसा लिखेंगे K इज इक्वल टू क्या बेटे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या रे बेटे? H है। ओके, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन टू द एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सेम कंसेप्ट अगर आप ऐसा यहां पर हेडिंग देते हो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलना है मुझे, डिसोसिएशन कांस्टेंट देना है मुझे ऑफ किसका बच्चों? वीक बेस। ओके, एसिड के बाद बेस का नंबर अभी सिमिलर वन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे देखो, अगेन हम यहां पर एक कॉमन या रिप्रेजेंटेशन लेंगे वीक बेस का। जैसे मैंने सिंबल लिखा BOH ऑन डिसोसिएशन, बोलो क्या बनाएगा? B प्लस प्लस OH माइनस। एसिड क्या है? H प्लस देता है, वैसे बेस क्या है? OH माइनस देता है, उस हिसाब से सिंबल है। एसिड के लिए इधर ये आया देखो, A स्टैंड फॉर एसिड, B स्टैंड फॉर बेस। एसिड में H प्लस देने की एबिलिटी इसलिए H लगाया, बेस में OH माइनस देने की एबिलिटी इसलिए OH लगाया, वैसे वो सिंबल बनाया BOH। ओके, BOH क्यूज B प्लस प्लस OH माइनस। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, मतलब K निकालो। ओके, तो इधर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? BOH। अरे ये भी तो सेम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा, सिर्फ आयंस टू मॉलिक्यूल लिया है, इधर भी आयंस टू मॉलिक्यूल लिया है। ये एसिड के लिए है इसलिए इसको Ka बोलते, ये बेस के लिए है इसलिए इसको Kb बोलते। K is the dissociation constant of weak acid and Kb is the dissociation constant of weak base। ओके, समझा क्या? देखो, समझ में आया सबको? ओके, सिर्फ अभी अगर डेफिनेशन पूछा तो ऐसा बोलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम जैसा बोलते थे वैसा, इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस टू द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड। एसिड बोला तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस टू द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ बेस, बेस का अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ऐसा रेशियो लिया तो ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट? बेस का, मतलब हम दोनों में से एक कंसीडर कर सकते हैं, आइदर एसिड और बेस। अब इसमें और एक छोटा सा पॉइंट है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या है? ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओके, अब ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये भी हम अगेन यूज कर सकते हैं फॉर एसिड एंड फॉर बेस। अगेन वीक, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है। ओके, अभी ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये एक्चुअली रिलेशन देता है बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। किसका रिलेशन देता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, इनका रेशियो देता है, रिलेशन देता है। इधर देखो, अब मैं इसमें पहला डेरिवेशन ले रहा हूं फॉर वीक एसिड। किसके लिए बात करेंगे हम? वीक एसिड कॉन्सेंट्रेट एवरीबडी। जैसे अभी अभी देखा हमने, वीक एसिड अगर HA लिया और HA को अगर हम डिसोसिएट करते तो बनता है क्या बच्चों? H प्लस प्लस A माइनस। आराम से समझिए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट भी आपको बताता हूं। पहले डेरिवेशन समझो, HA का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है इनिशियली, ये डेरिवेशन भी आता है। इनिशियल मोल कितना लिया? 1। अब समझ लीजिए इनिशियल अगर 1 लिया तो H प्लस और अल्फा माइनस, H प्लस और A माइनस जो होंगे वो तो 0 ही होंगे ना इनिशियली।
क्योंकि बने ही नहीं, वो तो आयन है। आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इसके कितने मोल बने देखो, कितने मोल बने। इक्विलिब्रियम मोल लिखा मैंने, हाँ समझो। एक मोल हमने HA लिया है, उसमें से कुछ डिसोसिएट होगा है। जितना डिसोसिएट हुआ उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, आउट ऑफ 1, बराबर है ना। तो हम अल्फा बोलेंगे इसको। तो इसके इक्विलिब्रियम पे मोल कितने बचेंगे, था 1, डिसोसिएट हुआ अल्फा इतना, मतलब बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। H प्लस कितना बनेगा, अल्फा। तो ये माइनस भी कितना बनेगा, अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, इससे हम इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो इधर भी मोल बाय वॉल्यूम, तो इधर भी मोल बाय वॉल्यूम। ये टेबल को पहले समझिए। हमने 1 मोल लिया है, ओके, क्योंकि डिसोसिएशन जो है ना वो आउट ऑफ 1 है, फ्रैक्शन में होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको 1 लिया। तब H प्लस और ये माइनस 0 0 है। ओके, अब मैंने कहा कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो जितना HA डिसोसिएट हो रहा है उतना ही H प्लस और ये माइनस बन रहा है। ओके, तो इधर बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। समझ रहे हो कि देखो, हाँ, अब जो मोल है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मोल को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, मोल को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वी गेट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा हमें। ओके, देखो अब हम इसका यूज करेंगे कहां पर, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। देयरफॉर के ए इज इक्वल टू, के के लिए क्या फॉर्मूला था, H प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, एच ए। अब H प्लस ए माइनस और एच ए का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया ना यहाँ पर। अगर ऐसा है तो के ए इज इक्वल टू एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, अल्फा बाय वी। ए माइनस का भी देखो अल्फा बाय वी। ओके, वही अगर आप एच ए का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे क्या, 1 बाय अल्फा डिवाइड बाय वी, ऐसा लिखते हो साइड में। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देखो, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर के ए इज इक्वल टू, सॉल्व करके लिखो इसको, क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर। डिवाइडेशन में इधर था 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा के डिवाइडेशन में वी था, वी डिवाइडेशन के डिवाइडेशन में ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी, इधर का वी और ये वी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इक्वेशन ऐसा बचेगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी इंटू 1 माइनस अल्फा। ओके, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों किसके लिए, के। और एक इंटरेस्टिंग टर्म, ये v डिवाइडेशन में, मतलब इधर 1 बाय वी है, मतलब रेसिप्रोकल है वॉल्यूम का। वॉल्यूम के रेसिप्रोकल को कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। मतलब यू कैन राइट हियर अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय कितना बेटे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय कितना, 1 माइनस अल्फा। बच्चों समझो 1 माइनस वी को मैंने सी लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ओके, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, मतलब अल्फा अगर बहुत 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 छोटा है कंपेयर टू द 1, तो हम ये जो 1 माइनस अल्फा है इसको अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करेंगे इक्वल टू द 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करेंगे 1। ओके, एंड ऐसा अगर है तो इक्वेशन बिकम्स, बोलो, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी, या फिर आप बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अब इससे सुनो एवरीबॉडी, इससे अल्फा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बनेगा, ये भी इधर आ सकता है देखो, के ए इंटू वी, या इसको भी इधर लाए तो ऐसा होगा के ए बाय सी। ओके, मतलब यू कैन राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब आप यहां पर लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बेटे, के इंटू वी, या फिर इधर लिख सकते हो अंडर रूट क्या, के ए डिवाइड बाय सी, के ए डिवाइड बाय सी। मतलब यू कैन राइट अल्फा इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या सी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, वॉल्यूम के स्क्वायर रूट को, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट को। वही ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ है। ओके, आराम से देखो एवरीबॉडी। पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ता है आपको, दो डेरिवेशन में से कोई भी एक डेरिवेशन बोर्ड में आ सकता है। ऐसा आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, ऐसा अगर आया तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वी, दैट इज वॉल्यूम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी, फिर ये डेरिवेशन। ओके, सेम कंसेप्ट बेस में भी पूछा जा सकता है, बेस में भी सिमिलर वन पार्ट है। ओके, सेम स्टेटमेंट है, सेम डेरिवेशन है, सिर्फ हम वहां पर बेस कंसिडर करने वाले। आराम से, जैसे अगर बेस लिया मैंने BOH, तो BOH भी तो वही बनाएगा, B प्लस प्लस OH माइनस। ओके, सिमिलर वन है, ध्यान देना मेरे तरफ, एकदम सिंपल है। आप समझो BOH का 1 मोल लिया मैंने, वापस इनिशियली मतलब ये दोनों जीरो होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कंसिडर करेंगे, मतलब फिर ये बचेगा 1 माइनस अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, इधर भी मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। थोड़ा सा डेरिवेशन फास्ट बता रहा हूं मैं, हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी लेनी थोड़ी सी इस कंसेप्ट के ऊपर। ध्यान देना। अब फिर मैं केबी का फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर वही आएगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। सिर्फ दोनों में अंतर ये है, दोनों डेरिवेशन में, पहला डेरिवेशन एसिड के लिए था, हमने HA कंसिडर किया था, और दूसरा डेरिवेशन बेस के लिए है, तो हम यहाँ पर BOH कंसिडर कर रहे हैं। इससे आगे कुछ नहीं है ज्यादा कंसेप्ट, सिमिलर है बाकी सब। ओके, जैसे देखो एवरीबॉडी, हाँ, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ये वाला डेरिवेशन बनाया, देखो एवरीबॉडी कि अब हमने ऐसा कंसिडर किया है कि केबी का डेरिवेशन रेडी हो गया। अब केबी के अंदर फॉर्मूले में वैल्यू डालो, बी प्लस के लिए क्या है, अल्फा बाय वी, BOH के लिए क्या है, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वी, सॉल्व कर दो, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर। ओके, इधर v, इधर 1 माइनस अल्फा, फिर वही ये देखो, ये v कैंसल, इसका स्क्वायर कैंसल, मतलब फिर आप यहां पर ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर KB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय v इंटू 1 माइनस अल्फा। फिर मैं वहां पर बोलूंगा 1 माइनस 1 बाय v को आप C भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन, तो इधर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेशन। ओके, फिर कंसिडरेशन वही कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो अगेन डेरिवेशन ऐसा, KB इज इक्वल टू क्या बेटे, अल्फा स्क्वायर बाय वी या अल्फा स्क्वायर इंटू सी। फिर अल्फा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला KB इंटू वी, या आप लिख सकते हैं KB डिवाइड बाय सी। फिर अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या, अंडर रूट KB इंटू वी, या फिर अंडर रूट KB बाय सी। फिर इक्वल टू साइन और कांस्टेंट अगर हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी साइन, मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी, और यू में से अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बेटे सी। यहाँ पर डायरेक्टली और इधर इनवर्सली, बस इतना दिमाग में रखो, क्योंकि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन ये जो दो टर्म है ना बच्चों, ये दो टर्म एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ऐसा है। ओके, अब आराम से कुछ हम न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल। बोर्ड में 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये न्यूमेरिकल आ सकता है, या जो MCQ का पार्ट है उसमें। हाँ, देखो क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। अल्फा का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स अंडरगो डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली, एक फॉर्मूला। दूसरा परसेंट अल्फा का फॉर्मूला था, वो ऐसा था अल्फा इंटू 100। अभी अल्फा के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा,
अंडर रूट के बी इंटू वी, या अंडर रूट क्या रे बेटे के बी डिवाइड बाय सी, ऐसा। ओके, बात को समझो। आप बेस होगा तो के बी यूज करेंगे, एसिड होगा तो आप के ए यूज करेंगे। एक में मैंने के बी लिखा है, एक में के ए लिखा है। कॉन्सेंट्रेट, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर एसिड है जो 15% डिसोसिएशन कर रहा है, 15% डिसोसिएट हो रहा है। अगर उसका कंसंट्रेशन मतलब सी का वैल्यू होगा 0.5 मोलार। क्या होगा? 0.5 मोलार। 15% डिसोसिएट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलार है, तो मैंने ऐसा पूछा कि इसका के ए क्या है? क्या क्या है? के ए। आराम से सी दिया, अल्फा नहीं लेकिन परसेंट अल्फा दिया। परसेंट अल्फा से हम अल्फा निकाल सकते हैं। ओके, देखो एवरीबॉडी, परसेंट अल्फा के लिए फॉर्मूला है अल्फा इंटू 100। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ना, परसेंट अल्फा डिवाइड बाय 100। परसेंट अल्फा कितना है? 15 डिवाइड बाय 100, मतलब मेरा आंसर आया 0.15 अल्फा गया। अब इससे मुझे क्या करना है? के ए निकालना है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी, मतलब आई कैन राइट हियर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बाय सी, या के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। खत्म कंसेप्ट। अब अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.15, इसका स्क्वायर इंटू सी, सी की वैल्यू 0. अगर आपको याद होगा 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना होता है? 225। दो डिजिट छोड़कर डेसिमल, अभी इसमें दो है तो दो नहीं 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल देना पड़ेगा, मतलब 0.0225। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 5 से। 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? देखो 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, फिर कैरी 1, 5 2 10, ओके, और ये 1 कितना? 11। इसके 4 और इसका 1, 5 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट देना है। 5 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट दिया तो 0.0112, मतलब यू कैन राइट हियर 1.125, 1.125 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया। ओके, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस हिसाब से हम फॉर्मूले तो इतने ही है, क्या दिया हुआ है ये हमें कंसिडरेशन करना है। ओके, कैलकुलेशन का पार्ट है, बाकी कुछ नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी आप न्यूमेरिकल ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ओके, सिर्फ आपको समझना है कि इतने ही कंसेप्ट के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर किया, आपको सिर्फ ये वाला याद रखो। जैसे ये एसिड है तो यहाँ पर के ए की बात चल रही है, अगर बेस होगा तो वहां पर के बी का डिस्कशन होगा। ओके, एकदम सिंपल, 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके, तो इस हिसाब से आज हमारा पहला लेक्चर आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ वाटर, पीएच, पीओएच एंड हाइड्रोलाइसिस। ओके, कल के लेक्चर में। परसों के लेक्चर में हम 2 कंसेप्ट देखेंगे, 2-3 कंसेप्ट आएंगे, बफर सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब संडे के लेक्चर तक अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मतलब 3 दिन हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को भी देने वाले, लेकिन कल और परसों का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। क्लियर? थैंक यू।